बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो किया था कंप्यूटर साइंस में आपके पास बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज किए थे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था सिस्टम, कि सिस्टम क्या है और सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये किस लिए ज़रूरी होता है। आज हम उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग एक नई जो आपका टॉपिक है वो है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। S स्टैंड्स फॉर सिस्टम, D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, L स्टैंड फॉर लाइफ और C स्टैंड्स फॉर साइकिल। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिस्टम के बारे में कंप्लीट एक टर्मिनोलॉजी बता रहा है और उसका पूरा प्रोसेस बता रहा है कि एक्चुअली सिस्टम डेवलपमेंट क्या होती है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये पूरा एक प्रोसीजर है 7 स्टेप्स के ऊपर, जिसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कल भी हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो हम डायरेक्ट कभी भी अपने क्लासरूम में जाके नहीं बैठते, हमें पहले मैट्रिक क्लियर करना पड़ता है, फिर हम कॉलेज में आते हैं, उसके एडमिशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं और फिर जाके हम क्लासरूम में बैठते हैं। ऐसे ही है ना। तो यही चीज़ है कि सिस्टम डेवलपमेंट को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उस स्टेप्स के बगैर हम कभी भी कोई भी सिस्टम नहीं बना सकते, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। और ये आपको पता है, एक जनरल नॉलेज की बात है कि जब भी आप किसी भी बारे में काम करना चाहें या कोई कामयाबी हासिल करना चाहें, तो जब तक हम उसके सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उसके स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, हम कभी भी अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। इसकी एक छोटी सी डेली लाइफ में से अगर हम एक एग्जांपल लें तो उसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि अगर आप लोगों ने कॉमन आपकी डेली, क्योंकि हमारे जो एक सोसाइटी में इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है, तो आपने देखा है जब कभी भी कोई फंक्शन आ जाता है, कोई प्रोग्राम आ जाता है, तो हम फ़ौरन सोचते हैं कि हमने क्या पहनना है, हम क्या पहनेंगे। तो अगर हमारे पास मौजूद भी हों कपड़े, तो उसके बावजूद हमारी कोशिश होती है कि हम न्यू ड्रेस लें। उस न्यू ड्रेस के लिए हम क्या सोचते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं कि हमने ये डिज़ाइन पहनना है। कोई डिज़ाइन अगर हमें पसंद आ जाए, हमने तो ये चीज़ पहननी है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कभी भी डायरेक्ट वो ड्रेस हमें नहीं मिल जाता। हम उसके लिए बाकायदा जाते हैं मार्केट में, अपने लिए वो उसके लिए कपड़ा खरीदते हैं, उसके ऊपर जो जो चीज़ें हमने लगानी हो डिज़ाइनिंग के लिए वो खरीदते हैं। फिर बाकायदा उसको स्टिच करने के लिए जो वो टेलर को दे के आते हैं, टेलर उसको वो कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद उसको सिलाइयाँ लगाते हैं, डिज़ाइनिंग बनाते हैं, फिर फाइनल शेप में वो तैयार होता है और फिर आपके पहनने के काबिल होता है। ऐसे ही है ना। इसी तरीके से सिस्टम की भी यही डेफिनेशन है, जिसमें हम लोगों ने आज SDLC करना है। SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे पास 7 फेजेस होती हैं, 7 स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। अगर एक भी स्टेप को छोड़ दें, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और इसका बेसिक जो मकसद है वो ये है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं। अगर हम कंप्यूटर की फील्ड में काम कर रहे हैं, ये कंप्यूटर की दुनिया में काम कर रहे हैं, तो उसमें काम करते हुए हमें मजीद आगे बढ़ते रहना पड़ता है, और बढ़ते रहने के लिए हमें कहीं ना कहीं पे तब्दीलियाँ, कहीं ना कहीं पे नई चीज़ें बनानी पड़ती हैं, और उन चीज़ों को बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और वो स्टेप्स हमारे पास ये 7 स्टेप्स हैं, जिसके बाद हम कोई नया सिस्टम बना सकते हैं या सिस्टम में कोई तब्दीली लेके आ सकते हैं। तो आपके पास जो एक ये बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड वे है जिसमें हम लोग कामयाब सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। प्रीलिमिनरी से मुराद जो सबसे पहले इनिशियल जो फर्स्ट स्टेप होता है बाकायदा सिस्टम का, उसको हम लोग फर्स्ट फेज कहते हैं। और इसमें इन्वेस्टिगेशन से मुराद क्या होता है, किसी भी चीज़ की जाँच पड़ताल करना। तो क्या मतलब है इसका कि ऑलरेडी अगर आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी आप लोगों को क्लोथिंग की, कि आप लोगों ने अगर ड्रेस लेना है तो ऑलरेडी अगर आपके पास एक ड्रेस मौजूद है तो आप अगर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी डिमांड है कि आप लोगों ने नया ड्रेस पहनना है, तो आपके घर वाले पहले क्या करेंगे, पूरी एक छानबीन करते हैं। वो फलान ड्रेस मौजूद है, आप कहेंगे हमने तो पहन लिया। वो फलान ड्रेस भी है तो आप कहेंगे हमने वो पहन लिया। ऐसे ही चलता है ना। तो पहले क्या होता है, उसकी बराबर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जाके आपकी मदर या आपके घर वाले परमिशन देते हैं, हाँ हाँ भाई नया ड्रेस ले लो। तो ये चीज़ हमारे पास प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आती है कि जो ऑलरेडी हमारे पास एक सिस्टम मौजूद होता है, हम पहले उसके ऊपर बाकायदा जांच पड़ताल करते हैं कि वो सिस्टम हमारा अगर काम कर रहा है तो किस लेवल पे काम कर रहा है, नए सिस्टम की अगर ज़रूरत है तो वो क्यों मौजूद है। तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर हमारे पास प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसके फर्दर आगे से कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें हमारे पास सिस्टम आइडेंटिफिकेशन है कि जो पहले से सिस्टम मौजूद है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी बाकायदा स्टडी करते हैं, फिर उसका स्कोप, सिस्टम का स्कोप चेक करते हैं कि आखिर उसका लेवल क्या है। और ये जितने स्टेप्स बता रही हूँ ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आते हैं। इसके आगे से एक दो
तकरीबन 5 स्टेप्स हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के भी आगे से 5 स्टेप्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मैंने बताया कि सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है, सिस्टम का स्कोप देखा जाता है, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखे जाते हैं। जैसे आपका अगर वो ड्रेस मौजूद था तो अक्सर घर वाले क्या करते हैं, उसकी शेप चेंज कर देते हैं, उसको अल्टरेट कर देते हैं, अल्टरनेशन कर देते हैं ना। जैसे अगर शर्ट लॉन्ग थी तो उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाती है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आ जाते हैं कि आपके पास जो सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है उसका कोई मुतबादिल हम लोग जो है वो सोल्यूशन निकालें, ताकि हमें नया सिस्टम बनाने की बजाय जो ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम मौजूद है हम उसको अल्टरनेट सोल्यूशन उसका निकाल सकें। फिर उसके बाद 4th स्टेप इसका आ जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम मौजूद है, अगर हम उसमें तब्दीलियां लेके आना चाह रहे हैं या नया सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें फिजिबल हमारे लिए क्या है, फिजिबल हमारे पास मुमकिनात क्या है, हम क्या उसमें इकदाम कर सकते हैं कि जो हमारे लिए अफोर्डेबल भी हो, जो हमारे लिए भी काबिल इस्तेमाल भी हो, और जो हमारे लिए आसान भी हो। ये नहीं कि हम हाई फाई लेवल पे कह दें कि भाई हमने तो 1 लाख वाला ड्रेस लेना है, तो वो कभी भी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास उसकी फिजिबिलिटी स्टडी क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हम देखते हैं कि उसका प्रीलिमिनरी प्लान क्या बनेगा, इब्तदाई मंसूबा क्या बनेगा। जब हम चारों स्टेप्स को देख लेते हैं, उन चारों स्टेप्स के देखने बाद, वो चारों स्टेप्स कौन से हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, सिस्टम का हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, उसको स्टडी की, उसका लेवल देखा, लेवल देखने के बाद हमने उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखे, उसकी फिजिबल स्टडी देखी, हमने उसको बाकायदा जांचा, देखा कि क्या मुमकिन इकदाम हो सकते हैं, और फिर हम जाके उसका क्या बनाते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, मंसूबा बनाते हैं। फर्स्ट फेज में प्रीलिमिनरी प्लान के अंदर क्या है, हम अगर नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उसका मंसूबा क्या होगा। ये हमारी क्या हो जाती है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिस्टम एनालिसिस के अंदर। सिस्टम एनालिसिस में क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, बाकायदा किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से जांचना, उसको चेक करना। तो हमने पहले इन्वेस्टिगेशन कर ली, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम आगे एनालिसिस के अंदर। अब हम एनालिसिस जब कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास मौजूदा सिस्टम है उसको मजीद एक दफ़ा दोबारा से डिटेल में चेक किया जाता है कि वो किस तरह से काम कर रहा है और उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। अब सिस्टम एनालिसिस में भी हमारे पास जो है वो 4 स्टेप्स आते हैं जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और वो 4 स्टेप में सबसे पहला हमारे पास होता है नीड, कि एनालाइज करने की क्या इसकी ज़रूरत भी है या नहीं, या डायरेक्ट हम किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो नीड एनालिसिस देखते हैं कि इसमें हमें सबसे पहले उसको जांचने की या उसको एनालाइज करने की ज़रूरत भी मौजूद है या नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो हमें एनालाइज करने के दौरान डाटा मिलता है, जो रिपोर्ट मिलती है या जिस नतीजे पे हम पहुंचते हैं, उस डाटा को गैदर किया जाता है, डाटा गैदरिंग की जाती है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है रफ फैक्ट्स की फॉर्म में। फिर उस डाटा को भी एनालाइज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, देखना होता है कि एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों है। उस एनालिसिस के बाद हम उसके डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको गैदर करते हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर उसी डाटा को हम दोबारा से एनालाइज करते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसकी फाइनल एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीलिमिनरी प्लान बना लिया, एंड पे सारे स्टेप्स फाइनल आने के बाद फिर हम लोग जो है वो सिस्टम एनालिसिस में एनालिसिस की रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर उसके बाद रिपोर्ट तैयार करने के बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाती है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के हमारे पास आगे क्या कि जब हम लोगों ने एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर ली, एनालिसिस की रिपोर्ट बना ली, रिपोर्ट बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है उसका डिज़ाइन। डिज़ाइन में हमारे पास 2 मोड आते हैं, 2 स्टेप्स आते हैं। एक हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डिज़ाइन, और एक हमारे पास होता है फिजिकल डिज़ाइन। जब हम सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम को डेवलप करने के बाद जितनी अभी तक हमने रिपोर्ट बनाई होती है, उस रिपोर्ट को जब हम लोग बाकायदा पेपर वर्क पे लेके आते हैं, पेपर पे उसकी रिटर्न रिपोर्ट तैयार करते हैं या बाकायदा उसका एक मॉडल बनाते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, वो लॉजिकल डिज़ाइन कहलाता है। और उस लॉजिकल डिज़ाइन के बाद जब हमारा वो अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के बाद हम उसको फाइनल शेप में लेके आते हैं, वो हमारी शेप होती है फिजिकल डिज़ाइन, जिसके बाद हम उस सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं या उसके ऊपर मजीद फर्दर वर्किंग करते हैं। और अगला स्टेप हमारा जाता है कोडिंग का। कोडिंग क्या है, प्रॉपर जिसमें वर्किंग की जाती है। ये थोड़ा सा मुश्किल स्टेप होता है क्योंकि हमने जितना भी अभी तक काम किया होता है उस काम को हम प्रॉपर अब वर्किंग में लेके आ रहे होते हैं, और सॉफ्टवेयर में हमेशा कोडिंग प्रोग्रामिंग की जाती है।
तो फिर कोडिंग के बाद हम उसको टेस्टिंग फेज के अंदर लेके आते हैं। अभी पहले हमने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की, फिर डिज़ाइन फेज में आए, कोड किया, फिर हम लोग आ जाते हैं टेस्टिंग फेज में। और टेस्टिंग फेज में हमारे पास क्या होता है, जितना भी हमने अभी तक काम किया होता है उसको टेस्टिंग फेज के अंदर लेके आते हैं कि आया जो हम सिस्टम बनाया है वो प्रॉपर वर्किंग भी करेगा या नहीं करेगा। जो नया सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ रही है, जो हम उसका फिजिकल हम लोग प्रॉपर उसकी कोडिंग कर चुके हैं, वो टेस्टिंग फेज में आने के बाद हम चेक करते हैं। और उसमें टेस्टिंग फेज में भी हमारे पास देखा जाता है या तो कंप्यूटर को पूरे के पूरे सिस्टम को एक ही दफ़ा टेस्ट किया जाता है या उसके पोर्शंस को टेस्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद अप्रूव होता है और पता चलता है कि हम हमारा जो सिस्टम हमने नया बनाने जा रहे हैं वो कामयाब भी है या नहीं है। जब हमारा वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है फिर हम उसको अपने लोगों के अंदर लेके आते हैं, पीपल यूजर्स के अंदर, जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे सिस्टम के, फिर उनको देते हैं कि वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, उसको इस्तेमाल करें, उसको अमल में लेके और पता चले कि हमारा जो सिस्टम हमने नया बनाया है वो प्रॉपर वर्किंग भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारे पास आगे 4 स्टेप्स आते हैं। 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम इसको इस्तेमाल करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, जिसमें सबसे पहले देखा जाता है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि पुराने सिस्टम को डायरेक्टली हम फेंक देते हैं और नए सिस्टम को ले आते हैं। जैसे घर पे आपका एक रेफ्रिजरेटर खराब हो जाता है तो हम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा होता, तो हम नया रेफ्रिजरेटर ले आते हैं और क्या करते हैं, पुराने को फौरी घर से निकाल देते हैं। ऐसे ही है ना, तो नया हमारे पास हम पूरा देखते हैं, वो हमारे पास डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। इसकी एग्जांपल यूं है कि हम क्या करते हैं, नए रेफ्रिजरेटर को भी रखते हैं और पुराने वाले को भी रखते हैं, दोनों को इस्तेमाल करते हैं। जब हम नए से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो तब पुराने वाले को रिप्लेस कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास जो है वो, जिसमें हम उस अपने नए सिस्टम को इंडिविजुअल पोर्शंस के अकॉर्डिंग, मतलब 1 बाय 1 उसकी एक एक चीज़ों को चेक करने के बाद फिर हम लोग प्रॉपर जब पूरा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और पायलट इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग जो है वो दोनों काम करते हैं, यानी अपने घर में, जैसे आपके पास घर में 2 पोर्शन है तो आप क्या करते हैं कि एक पोर्शन में नया रेफ्रिजरेटर रख देते हैं और पुराने वाले में पुराना रख देते हैं। एट अ टाइम दोनों इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। जब आपके घर के वाले नए वाले से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमारा ये रेफ्रिजरेटर कंप्लीटली अच्छे तरीके से चल रहा है, अब हमें पुराने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको दे सकते हैं। तो ये हमारे पास पायलट इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती है। तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम लोग वर्किंग करते हैं, अपने सिस्टम को इस्तेमाल में लेके आते हैं। देन हमारे पास आ जाती है सिस्टम मेंटेनेंस। अगर आपने नया सिस्टम बना लिया है तो नया सिस्टम बनाने के साथ हमें बार बार उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। उसी एग्जांपल को अगर फॉलो करें तो फॉलो करते हुए कि रेफ्रिजरेटर तो आपने ले लिया, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे, उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, उसकी पावर जो आपकी जो सप्लाई है उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि कुछ देर के अंदर ही वो आपका सिस्टम, वो भी रेफ्रिजरेटर, ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिस्टम मेंटेनेंस आ जाती है कि जब हमने एक नया सिस्टम बना लिया तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी वर्किंग को बेहतर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है, जिसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। अब आगे जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें ये 7 के 7 को डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये इसको ज़रूर रीडिंग करनी है और कोशिश करनी है कि इसको ज़रूर अच्छे से याद करें, ताकि आप लोग जब इसके नेक्स्ट स्टेप्स में चलते हैं तो ये फर्दर दोबारा से हमें डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आपके लिए आसानी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको इस सफ़र में कामयाबी अता करे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।